हेलो नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप हिंदी अनिवार्य की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं जो आरबीएसई सिलेबस में चलती है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट नया चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सारे बच्चे ये पुस्तक पढ़ सकें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वास्तव में ही निराला थे। इनका यह उपनाम इन पर पूर्णतः सटीक बैठता है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। मेदिनीपुर ज़िले के महिसादल में हुआ था, बंगाल में। वैसे यह रहने वाले तो यूपी के थे। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर। वाद विवाद क्यों था? क्योंकि कुछ किताबों में 96 दे रखा था पहले, कुछ में 98 दे रखा था। अब ये नतीजा आपके सामने है। 96 ही इनका राइट जन्म का सन है। तो 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिसादल में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उसके बाद ये नहीं पढ़ पाए, लेकिन तदुपरांत हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन इन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की अवस्था में बाल्यकाल में ही इनकी माँ और युवावस्था आते आते इनके पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, चाची, चाचा, भाभी आदि सब परिवार इनका चल बसा। सिर्फ एक पुत्री रह गई और अंत में वह पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई, जिसने निराला जी को अंदर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई रचनाओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा। उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि के साथ कविता तो लिखते ही थे निराला, मूल रूप से कवि हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी और आलोचनाएं भी लिखी हैं। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण यथा मानव पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय और विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष की अदम्य गूंज सुनाई देती है। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि उनकी रचनाओं का आधार क्या है, उद्देश्य क्या है। कृतियाँ, बहुत कृति लिखी हैं इन्होंने, लेकिन इनकी प्रमुख कृतियाँ ये हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पाठ का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत क्या है, जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है, वह तो आगे और आगे और आगे बढ़ने वाला है, कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन का मृदुल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ कप पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक
बढ़ाते रहने के लिए है। वे संदेश देते हैं कि हमें आशावादी होना चाहिए। वे आशावादी हैं और जिजीविषा से लवरेज हैं। उनकी कविता शब्द चयन और भाव सौंदर्य अनुपम है। कवि निराला के बराबर शायद ही किसी के जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आई हों। एक एक करके सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए। 84 उम्र में माँ, फिर पिताजी, फिर उनकी पत्नी, फिर उनके चाचा, भाभी, भाई, सभी का परलोक सिधार जाना निराला के लिए बहुत हृदय विदारक था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ऐसी जिजीविषा और आशावाद को जिंदा रखा। ये बस निराला के लिए ही संभव था, किसी सामान्य के लिए ये संभव नहीं है। दूसरी कविता है मातृवंदना। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित और सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस करा रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। अब शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मनोरम वसंत रूप आया है। अर्थात मेरे जीवन में अभी अभी तो युवावस्था का आगमन हुआ है। वसंत से तात्पर्य क्या है? जीवन में बसंत का आगमन से तात्पर्य है युवावस्था का आना। मेरे जीवन का अभी तो यह युवा काल है, अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है। अभी लंबी आयु और लंबा जीवन शेष है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से लालस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उसको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, अभी अभी तो बसंत आया है। बसंत आगमन से हरे हरे पत्ते और कलियों से डालियों का सुंदर सौंदर्य आकार निखरा ही है। अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर की सुंदरता अभी विकसित हुई है और मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूँगा। इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूँगा निद्रित कलियों पर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात अब मेरे जीवन में या बसंत रूपी जीवन में मनोहर नया सवेरा, नया प्रभात आया है। जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। इस काल में डालियों पर अनेक फूल खिल रहे हैं और इन अधखिले पुष्पों में मानो यह तंद्रा से ग्रस्त हैं, आलस्य से भरे हुए हैं और मैं इन फूलों से सारा आलस्य खींच लूँगा। सारा आलस्य खींच लूँगा। अधखिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त हैं तथा आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें
अपनी ओर खींच लूँगा। अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं अपने स्वप्नों से, मृदुल स्वप्नों रूपी हाथों से निद्रित कलियों पर उंगलियां फेरूंगा। जो ये उत्साहपूर्वक अपना हाथ फेरूंगा, अब मेरे जीवन में या बसंत रूपी जीवन में जो नया मनोहर प्रभात आया है, इस काल में डालियों पर अधखिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रसित हैं तथा आलस्य से भरे हुए हैं। इन्हें आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूँगा और अपने नवजीवन के अमृत में अर्थात नवोत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा। मतलब ये जो जीवन में मनोहर नया प्रभात आया है, कौन सा प्रभात? बसंत रूपी प्रभात। जो नया प्रभात आया है, इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। अधखिले पुष्प, जो अधखिले पुष्प हैं मानो तंद्रा से ग्रस्त हैं, आलस्य से ग्रस्त हैं। आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा में मैं इन्हें खींच लूँगा और अपने नवजीवन के अमृत को देकर इन्हें कोमल भावनाओं से सींच दूँगा। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार बता दूँगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूँगा। अर्थात जिस प्रकार बसंतागमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साहपूर्वक नवीन लालसाओं और कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। यौवन का उल्लास है, यौवन की लालसा है, लेकिन कवि को अपने कर्म का भी आभास है और कर्मनिष्ठा एवं जिज्ञासा का जोश कवि व्यक्त कर रहा है। अनुप्रास और उपमा अलंकार है और भावनाओं को मानवीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, मेरे जीवन का यह है जो प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोल पट, बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु, दिगंत अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है, युवावस्था है। इस नव वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ से आ गई और कैसे हो सकती है? इसमें तो अभी जीवन का नवोत्साह भरा हुआ है। अभी युवावस्था के बाद जीने के लिए लंबा काल शेष पड़ा है, सारा जीवन पड़ा है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात के मनोहर भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरे कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। मेरा मन जीवन तरंग रूपी स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। जैसे स्वर्ण किरणें सागर की सुबह की किरण स्वर्ण की दिखाई देती हैं, सुबह की स्वर्ण किरणों से जैसे सागर पर मेरा मन सुबह की स्वर्ण किरणों के समान मेरा बालक मन बहता जा रहा है। जैसे सागर की लहरों पर सुबह की किरणें सोने की दिखाई पड़ती हैं, सोने के समान बहती हुई दिखाई पड़ती हैं, इसी प्रकार मेरा बालक मन भी इन स्वर्ण किरणों के समान बहता, प्रसन्नता से बहता जा रहा है।
हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग से अर्थात कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं और उल्लासपूर्ण आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। मेरी जिज्ञासा एवं कर्मनिष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, अतएव मेरी अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। कवि बहुत आशावादी उल्लास भरे स्वर में कविता कह रहा है, जीने की प्रबल लालसा व्यक्त कर रहा है। उसे लगता है कि अभी अभी मेरा जीवन शुरू हुआ है, मानो प्रथम चरण चल रहा है। अभी से मृत्यु की बात कहाँ से आ गई, मृत्यु कहाँ से आ गई। मुक्त छंद है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कविता है मात्र वंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बले हों तेरे चरणों परमा, मेरे श्रम संचित सफल। नर जीवन के स्वार्थ सकल, मनुष्य होने के, मनुष्य जीवन में जितने भी स्वार्थ होते हैं, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन में जितने भी स्वार्थ हों सब तेरे चरणों में मैं समर्पित कर दूं। हे माँ, मेरे श्रम से, मेरे कर्म फल से, जो मैंने मेरे श्रम से सारे कर्म फल जितने भी अर्जित किए हैं अब तक, मैंने मेरे श्रम से जितने भी फलों को सींचा है, अर्थात मुझे जितना भी अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है मेरे परिश्रम से, वह सब मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर से सकूं तुझे मुझे तू कर दृढ़तर। अभी थोड़ी देर पहले तो कवि जिज्ञासा की बात कर रहा था, लेकिन जब उसे थोड़ा भी अपना भाव दिखता हुआ दिखाई दिया होगा तभी कवि ने यह कविता लिखी होगी। कहता है कवि कि मुझे इतना दृढ़ बना दो, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर जो आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर जो बढ़ता हुआ जाता है जीवन का पथ, महाकाल के अत्यधिक भारी भार को सह सकूं। उनके शर माने तीर सह सकूं, महाकाल के खरतर शर सह सकूं, ऐसा मुझे दृढ़ बना दो। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पा बल बल कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। क्या कहते हैं कवि, क्या कहता है कि जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु धोत विमल, अर्थात मुझे इतना शक्तिशाली बना दो, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, मैं इतना मजबूत बन जाऊं, उसका स्मरण होता रहे, आपकी मूर्ति का मुझे स्मरण होता रहे, मेरे हृदय में आपकी मूर्ति विराजमान हो जाए, मेरे अश्रुजल से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से संचित जन्म फल को अपने अश्रु जल के साथ तुम पर न्यौछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करके शक्ति प्राप्त कर सके। जननी जन्म श्रम संचित फल, द्रग जल से पा बल बल कर दूं, अर्थात मैं आपके ऊपर सब कुछ बलिदान कर दूं, न्यौछावर कर दूं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उस समय संघर्ष चल रहा था। तो उस संघर्ष में कभी भी अपना योगदान देना चाहता है
और लिखता है कि हे माँ, हे भारती, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने सारे कर्मों का फल आप पर न्यौछावर कर दूँ। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उड़ के शतदल पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर देकर बल, सकल श्रेय श्रम संचित फल। कवि निराला कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे माँ भारती, चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे शरीर पर मैं कितना भी कष्ट झेलूं, तो भी उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भरकर, अर्थात क्या कहते हैं निराला कहते हैं कि चाहे जितनी बाधाएं आएं, मैं तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त करा दूंगा। हे माँ भारती, जीवन एवं शरीर पर बाधाएं और कष्ट चाहे कितने भी आवें, तो भी मैं उन्हें पार कर जाऊंगा और मैं तुम्हें नेत्र भरकर, अर्थात अच्छी तरह से देख सकूं। तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो, अपलक देखती रहो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला या क्लांत, क्लेद युक्त या व्यथित शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतर कर्मों से, श्रेष्ठतर श्रम से संचित फलों को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर दूंगा, चाहे मुझे अपना बलिदान क्यों ना देना पड़े। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। मैं अपने आपको तेरे चरणों पर बलिदान करके अपने समस्त श्रेष्ठ श्रमों से संचित फलों को तुम्हें समर्पित कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बाधाओं का, कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े। यहाँ कवि विशेषणों का प्रयोग उपमान के रूप में कर रहा है। अपने श्रेष्ठ निष्ठा से अर्जित समस्त कर्म फलों को भारत माता के चरणों में अर्पित करने की कामना व्यक्त की गई है। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो आप ये कठिन शब्द हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें या नोट कर लीजिए, या आपके पास पुस्तक होगी तो उसमें देख लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं जो आप करने का प्रयास करें। यदि आप कर पाएँ कविता, एक बार वीडियो अवश्य दोबारा देखें, क्योंकि निराला जी की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, तो उनकी भाषा को समझने के लिए आप कविता को पुनः देखें, तभी आपके समझ में कुछ आएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करें। नहीं होगा तो मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी आपको आंसर से इसके बता दूंगी, तो आप देख लीजिए। सीरीज़ से मेरे सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मेरे सभी वीडियो पिछले जो आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के भी हैं और हिंदी के इस पुस्तक के इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स के वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माँ भारत।